आइए खबरों की शुरुआत करें। 3 से 4 जुलाई के बीच नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन का मकसद समावेशी और नैतिक एआई तकनीक के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखाना है। साथ ही इसमें एआई से जुड़े ज्ञान को भी साझा किया जाएगा। ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 के जरिए भारत की खुद को एआई नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की आकांक्षा है। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहता है भारत की एआई के लाभ सभी के लिए आसान हो सके, सभी को मिल सके। इसके अलावा एआई देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे, इसे भी अहम मुद्दा बनाया गया है। समिट में जीपीएआई के सदस्य देश भी हिस्सा लेंगे। इस समय जीपीएआई की अध्यक्षता भारत के पास ही है। जीपीएआई यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गठन जून 2020 में 15 सदस्य देशों ने मिलकर किया था। इसे शॉर्ट में जीपे कहा जाता है। यह एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसका मकसद एआई के थियरी और प्रैक्टिस में मौजूद गैप को खत्म करना है। इसमें विज्ञान, सिविल सोसाइटी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय सरकारों से जुड़े ऐसे हितधारक शामिल हैं जो कॉमन कमिटमेंट रखते हैं। वर्तमान में जीपीएआई में 29 सदस्य देश शामिल हैं। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसका सचिवालय पेरिस स्थित ओईसीडी के मुख्यालय में है। इसके अलावा जीपीएआई के 2 एक्सपर्ट सपोर्ट सेंटर्स मॉन्ट्रियल और पेरिस में स्थित हैं। जीपीएआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 5 सिद्धांतों को फॉलो करता है। इनमें समावेशी विकास, सतत विकास और कल्याण, मानव केंद्रित मूल्य और निष्पक्षता, पारदर्शिता, मजबूती, सुरक्षा और जवाबदेही शामिल हैं। तो ये तो हुई एआई से जुड़े एक समूह की जानकारी। अब एआई से जुड़ी कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले एआई से मतलब क्या है? देखिए, सरल शब्दों में जब मशीन इंसानों की तरह काम करने लगे तो इसे एआई कहा जाता है। मशीन की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव दिया था। फिर 1956 में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को क्वाइन किया। एआई के एलिमेंट्स में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और न्यूरल नेटवर्क्स शामिल हैं। एआई 2 तरह के होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई को नैरो एआई भी कहते हैं। इससे मतलब है कि एआई को किसी खास टास्क के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही ये एआई पहले से निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करते हैं। इनमें वर्चुअल असिस्टेंस हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन जैसी एआई सर्विसेज को रखा जाता है। वहीं स्ट्रॉन्ग एआई कई सारे टास्क में ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह बिहेव करता है। एआई का एक और भी प्रकार है सुपर एआई। इसकी भी बात की जा रही है, लेकिन ये भविष्य का एआई है जिससे उम्मीद है कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी सरपास कर देगा। 1 जुलाई यानी आज से भारत में औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। नए कानून भारतीयों के लिए और भारतीयों के द्वारा तैयार किए गए हैं। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। ध्यान रहे कि ये कानून 1 जुलाई 2024 या उसके बाद किए गए अपराधों पर ही लागू होंगे। भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी में मौजूद सेडिशन यानी राजद्रोह को हटा दिया गया है। गौरतलब है कि राजद्रोह कानून पर लंबे वक्त से डिबेट चल रही थी। इसमें बदलाव की सिफारिश विधि आयोग द्वारा भी की गई थी। भारतीय न्याय संहिता में पृथकतावाद, अलगाववाद, विद्रोह और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध किए गए कार्यों को दंडित करने का प्रावधान पेश किया गया है। वहीं मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा हत्या और माइनर्स के साथ गैंगरेप के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पहली बार सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विसेज यानी सामाजिक सेवा का भी प्रावधान हुआ है। ये सजा छोटी मोटी चोरी, मानहानि और आत्महत्या की कोशिश जैसे क्राइम्स के लिए दी जाएगी। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता समयबद्ध जांच, सुनवाई और बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय का प्रावधान इसमें किया गया है। साथ ही इसमें यौन उत्पीड़न पीड़ितों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सभी रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण की बात कही गई है। इसमें केस डायरी, एफआईआर, चार्जशीट, आरोप पत्र और जजमेंट्स सभी को शामिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स का कानूनी प्रभाव और वैधता पेपर रिकॉर्ड्स के समान ही होंगे। इसके अलावा अदालतों में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को साक्ष्य के तौर पर मान्यता दी जाएगी।
कई बार कॉरपोरेट कंपनीज ऐसा बिहेव करती हैं जैसे दुनिया की सारी चालाकी केवल कंपनीज के मैनेजमेंट को ही आती हो। बाकी पॉलिसी मेकर्स और जनता इनकी प्रॉफिट बनाने की ये टैक्टिक्स केवल मूक दर्शकों की तरह देखती रहेगी। सब जानते हैं कि विकासशील और अविकसित देशों में जहां रोजगार एक बड़ी चुनौती है और बड़ी जनसंख्या का सर्वाइवल इन कंपनीज पर ही टिका है, वहां तो पॉलिसी मेकर्स और जनता इनके मनमाने तौर तरीकों को न केवल सहती है बल्कि तमाम कानून इनके फेवर में ही बनाए जाते हैं। लेकिन विकसित देशों की जागरूक जनता और सरकारों पर यह कंपनीज अपनी मनमानी नहीं थोप पाती। विकसित देश मजबूत कानून लागू करके अपनी जनता को इन कंपनीज के शोषण से बचा लेते हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला यूरोपियन यूनियन में देखने को मिला। दरअसल फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने यूरोप में फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए एक नो एड सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च की थी। इसमें कहा गया था कि जो यूजर्स अपने डेटा की शेयरिंग के लिए कंसेंट देंगे, सहमति देंगे, उन्हें यह सर्विस फ्री में मिलेगी, लेकिन जो यूजर्स डेटा शेयरिंग का कंसेंट नहीं देंगे उन्हें चार्ज देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि मेटा की यह पॉलिसी पे और कंसेंट की पॉलिसी है। मतलब यह हुआ कि या तो यूजर्स एडवर्टाइजिंग के मकसद से अपने डेटा को शेयर करने की अनुमति दें या फिर पे करें। ये यूजर्स के ऊपर एक तरह का फाइनेंशियल बैरियर लगाकर उनकी प्राइवेसी को ब्रीच करने की कोशिश है। ये पॉलिसी ईयू के डीएमए यानी डिजिटल मार्केट्स एक्ट का उल्लंघन है। इससे पहले एप्पल को इस कानून के उल्लंघन के लिए चार्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि कानून के उल्लंघन के चलते एप्पल पर कंपनी के वैश्विक टर्नओवर के 10% के बराबर का फाइन लगाया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन द्वारा डिजिटल मार्केट एक्ट को डिजिटल सेक्टर के बाजारों को ज्यादा फेयर और प्रतियोगी बनाने के मकसद से लागू किया गया था। इस एक्ट में गेटकीपर्स के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस मेंशन की गई हैं। यहाँ पर गेटकीपर से मतलब क्या है? गेटकीपर से मतलब है ऐसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से जो कोर डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि ऑनलाइन मैसेजिंग सर्विसेज, ऐप स्टोर और ऑनलाइन सर्च इंजन इत्यादि। मेटा की पे और कंसेंट सर्विस के प्रावधान डीएमए का उल्लंघन करते हैं। जल्द ही इस पर भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। 1 जुलाई को भारत में जीएसटी डे मनाया जाता है। सबसे पहले समझते हैं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है। दरअसल वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर 1 जुलाई 2017 से देश भर में जीएसटी लागू किया गया था। इसीलिए इस दिन को मनाने के लिए 1 जुलाई का ही दिन चुना गया है। जीएसटी एक इंटीग्रेटेड इनडायरेक्ट टैक्स यानी एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है। पहले केंद्र और राज्य सरकारें वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स इस तरह के अलग अलग टैक्स लगाती थी। जीएसटी एक डेस्टिनेशन टैक्स या फिर गंतव्य आधारित कर है, यानी वस्तु या सेवा जहां बिकेगी वहीं टैक्स लगेगा। वस्तु का उत्पादन कहां हो रहा है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि जीएसटी का सबसे पहला विचार केलकर टास्क फोर्स के द्वारा दिया गया था। इस टास्क फोर्स ने देश के कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने, आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और टैक्स कैस्केडिंग को कम करने के मकसद से एक राष्ट्रव्यापी कर की बात कही थी। इसके चलते सरकार ने 2011 में संविधान में संशोधन के लिए बिल पेश किया था, लेकिन तब इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद नई सरकार संविधान संशोधन बिल साल 2014 में लेकर आई। इस बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2015 को दी। इसी से 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 लागू हुआ। इस संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 246A जोड़ा। इसी संशोधन के जरिए एक संवैधानिक संस्था जीएसटी काउंसिल का भी गठन किया गया। जीएसटी काउंसिल का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 279A में किया गया है। अनुच्छेद 279A के मुताबिक जीएसटी काउंसिल को केंद्र और राज्यों के लिए एक फोरम के तौर पर गठित किया गया। इसे सहकारी संघवाद के एग्जाम्पल के तौर पर भी देखा जाता है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जीएसटी को लागू करने से संबंधित सिफारिशें जीएसटी काउंसिल के द्वारा की जाती हैं। जीएसटी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्कोहल को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है। 5 पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ यानी एयर टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस पर जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के बाद जीएसटी लागू किया जाएगा। तो यहाँ ये याद रखिए कि वर्तमान में जीएसटी पेट्रोलियम उत्पादों पर नहीं लगाया जाता। ऐसे ही गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट के तहत जीएसटैट यानी जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया है। ये जीएसटी से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए एक बेहद जरूरी निकाय है। इसकी प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में है। इसके अलावा 31 अन्य बेंच राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में गठित की गई हैं। इसका मकसद है कि जीएसटी से जुड़े मुद्दों को निष्पक्ष तरीके से सुलझाया जा सके और हायर कोर्ट्स पर इन विवादों के चलते बढ़ रहे दबाव को कम किया जा सके। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज के टर्म ऑफ द डे में है फिशिंग। फिशिंग साइबर अटैक का एक तरीका है। इसमें लोगों की सेंसिटिव जानकारी धोखे से चुराई जाती है।
इस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में लोगों के पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड के नंबर आदि शामिल होते हैं। फिशिंग के कई टाइप होते हैं, जैसे ईमेल फिशिंग। इसमें फ्रॉड ईमेल के जरिए लोगों की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। फिशिंग का एक टाइप होता है स्पेयर फिशिंग। इसमें किसी खास व्यक्ति को योजना बनाकर टारगेट किया जाता है। ये अटैक कुछ इस तरह से कस्टमाइज्ड होता है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए अपनाए गए उपाय भी काम नहीं करते। ऐसे ही अगर SMS के जरिए फिशिंग अटैक किया जाए तो इसे स्मिशिंग कहते हैं। वहीं जब किसी हाई प्रोफाइल या सेलिब्रिटी जैसे व्यक्ति पर फिशिंग अटैक हो तो इसे व्हेलिंग कहते हैं। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, GST का प्रस्ताव भारत में सबसे पहले किस समिति के द्वारा पेश किया गया था? रंगराजन समिति, उर्जित पटेल समिति, केलकर टास्क फोर्स या फिर नचिकेत मोर समिति। अगला प्रश्न है, हूल दिवस किस विद्रोह की याद में मनाया जाता है? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह या फिर पाबना विद्रोह। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न पूछा गया था, फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच आयोजित होती है? जापान दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया USA, USA जापान या फिर भारत USA। सही जवाब है ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न था, हिंदी @UN प्रोजेक्ट का मकसद है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को बढ़ावा देना, भारतीय भाषाओं में लोकलाइजेशन को बढ़ावा देना, UN की पब्लिक आउटरीच को हिंदी में बढ़ावा देना या फिर हिंदी साहित्य को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाना। और सही जवाब है विकल्प डी। देश के केंद्रीय बैंक RBI ने प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन कर लिया है। इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने दिया है। इसका मकसद है घरेलू स्तर पर इस्तेमाल हो रहे इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को जोड़कर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट नेक्सस में दक्षिण पूर्व एशिया के 4 देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के फास्ट पेमेंट सिस्टम को भारत के UPI के साथ लिंक किया गया है। ये देश प्रोजेक्ट नेक्सस के लिए फाउंडिंग मेंबर्स हैं। आगे चलकर इंडोनेशिया द्वारा भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने की संभावना है। इसे ऐसे समझिए, भारत में हम इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के तौर पर जनरली UPI का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह की कोई व्यवस्था अन्य देशों में भी होगी। उन सबको एक प्रोजेक्ट के जरिए कनेक्ट करके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। BIS का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से ज्यादातर मामलों में 60 सेकंड के भीतर पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट संभव होगी। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में अटैच करने की सुविधा देती है। इससे सीमलेस फंड राउटिंग और मर्चेंट भुगतान सरीखे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने में आसानी रहती है। यह पीयर टू पीयर लेन देन को भी पूरा करता है, जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार शेड्यूल्ड और भुगतान किया जा सकता है। अभी मैंने BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का जिक्र किया था, तो इसे भी जानना जरूरी है। स्विट्जरलैंड के बेसल में स्थित BIS केंद्रीय बैंकों के लिए बैंक का काम करती है। इस बैंक का मकसद है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए केंद्रीय बैंकों में मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। इसमें दुनिया भर के देशों के 63 केंद्रीय बैंक शामिल हैं। ये देश दुनिया की GDP में 93% की हिस्सेदारी रखते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में हॉर्न फ्रॉग यानी सींग वाले मेढक की एक नई स्पीशीज दर्ज की है। अरुणाचल की टैली वैली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में इस मेढक को पाया गया है और इसका नाम जेनेफ्रस आपतानी दिया गया है। आपतानी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। यह समुदाय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाता है। देखिए, भारत में हर क्षेत्र में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये डाइवर्सिटी पर्यावरण के स्तर पर भी है। भारत के फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी में अरुणाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 40% के आसपास है। अरुणाचल में स्थित जीरो वैली इस डाइवर्सिटी में बड़ी हिस्सेदारी रखती है। टैली वैली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी जीरो वैली के नजदीक ही स्थित है। वहीं अरुणाचल की आपतानी जनजाति भी जीरो वैली में निवास करती है। ये जनजाति बांस से बने क्राफ्ट्स के लिए मशहूर है। साथ ही ये जनजाति ड्री, म्याको, यापुंग और मारून जैसे त्योहार मनाने के लिए भी मशहूर है। ये जनजाति तानी नामक एक स्थानीय भाषा बोलती है और साथ ही सूरज और चंद्रमा की पूजा करती है। ये जनजाति अपने इंटीग्रेटेड राइस फिश फार्मिंग के लिए भी जानी जाती है। इस तरीके में मछलियां अपने भोजन के लिए धान के खेतों पर निर्भर करती हैं। किसानों को मछलियों के खाने की अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी होती। वहीं मछलियां एल्गी और कई कीटों को खा लेती हैं, जिससे चावल की फसल की उत्पादकता भी बढ़ती है। इसमें सिंचाई के लिए भी बांस के बने पाइप्स, पर्वतीय झरनों और बारिश के पानी का इस्तेमाल होता है।
सांख्यिकी मंत्रालय ने 26 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स का गठन किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदार को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति का मकसद जीडीपी के लिए बेस ईयर यानी आधार वर्ष को निर्धारित करना है। इसके अलावा समिति जीडीपी को महंगाई और औद्योगिक संकेतकों के साथ भी अलाइन करने का सुझाव देगी। देखिए, बेस ईयर को अपडेट करना जरूरी होता है। जब सरकारें बेस ईयर को समय समय पर अपडेट नहीं करती हैं तो जीडीपी का डेटा महंगाई के मुताबिक एडजस्ट नहीं हो पाता। वर्तमान में जीडीपी का बेस ईयर है 2011-12। अब समझते हैं कि ये बेस ईयर का फंडा जीडीपी की गणना में कैसे काम करता है। मान लीजिए कि 2011-12 में देश में कुल 3 वस्तुओं का उत्पादन हुआ था। उस दौरान उस वस्तु की कीमत थी 100 रुपए। तो ऐसे में कुल जीडीपी कितनी हुई? 300 रुपए। वर्तमान में इसी वस्तु का उत्पादन कम होकर 2 वस्तुओं पर आ गया, लेकिन एक वस्तु की कीमत बढ़कर हो गई 150 रुपए। तो नॉमिनल जीडीपी हो जाएगी 300 रुपए। इन आंकड़ों से तो लगेगा कि जीडीपी में न इजाफा हुआ है न गिरावट हुई है, लेकिन यहीं पर बेस ईयर काम आता है। जब हम 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस पर वर्तमान जीडीपी का आकलन करेंगे तो कुल जीडीपी होगी 200 रुपए। क्यों? क्योंकि 2011-12 में इस वस्तु की कीमत तो 100 रुपए ही थी। अब साफ है कि जीडीपी में गिरावट हुई है। एक बार रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की भी डेफिनेशन देखते हैं। जब रियल जीडीपी की बात करेंगे तो उसमें महंगाई को शामिल किया जाता है, वहीं नॉमिनल जीडीपी में महंगाई को काउंट नहीं किया जाता। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, किसी एक निश्चित अवधि में देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर पैदा होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक वैल्यू, मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। जीडीपी से पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या फिर कितना खराब प्रदर्शन किया है। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया और सेवा क्षेत्र में भी गिरावट रही है। जीडीपी एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था का स्नैपशॉट होता है। इससे अर्थव्यवस्था का आकार और ग्रोथ रेट का अंदाजा मिल जाता है। वर्तमान में भारत की जीडीपी है $3.94 ट्रिलियन के आसपास। जीडीपी रैंकिंग के मामले में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर तो पेश करती है, लेकिन इसकी सीमाएं ये है कि ये लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे आंकड़ों को शामिल नहीं करती। इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जीडीपी किसी देश की वास्तविकता को नहीं दिखाती। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जीडीपी के आंकड़ों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश के नागरिक रियलिटी में एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हों। ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश के फौना के लिए एक चेकलिस्ट रिपोर्ट जारी की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक इस तरह के डॉक्यूमेंट को जारी करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। ये चेकलिस्ट ZSI के स्थापना दिवस के मौके पर जारी की गई है। इस चेकलिस्ट में भारत की 1,04,561 फौनल स्पीशीज को कवर किया गया है। यहाँ पर फौना से मतलब होता है जंतु यानी एनिमल्स। इस चेकलिस्ट के मुताबिक भारत में 1358 पक्षियों की प्रजातियां रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें से 79 स्थानिक हैं यानी एंडेमिक हैं। इनकी सबसे ज्यादा संख्या है पश्चिमी घाट में। भारत में कुल 455 स्तनधारी जीव जंतु रिकॉर्ड किए गए हैं। इनकी सबसे ज्यादा संख्या मेघालय में पाई जाती है। आपको बता दें कि कोलकाता में स्थित ZSI की स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई थी। पर्यावरण मंत्रालय के तहत आने वाली यह संस्था देश में जूलॉजिकल रिसर्च के लिए जिम्मेदार है। चलिए, अब बारी है आज के टर्म ऑफ द डे की, और आज के टर्म ऑफ द डे में है जीरो FIR। जीरो FIR से मतलब है कि जब किसी कथित अपराध के लिए FIR उस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाए जो क्षेत्र उस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। जीरो FIR दर्ज कराने के लिए यह नहीं देखा जाता कि पीड़ित का निवास क्षेत्र कहां है या क्राइम किस जगह पर हुआ है। जीरो FIR का मकसद है कि पीड़ित को FIR के लिए दर बदर न भटकना पड़े। साथ ही FIR दर्ज कराने के बाद पीड़ित को स्पीडी तरीके से न्याय हासिल हो। जीरो FIR के लिए पुलिस स्टेशन कोई रेगुलर नंबर नहीं जारी करता, बाद में उसे संबंधित पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जीरो FIR मिलने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन नई FIR रजिस्टर करता है और तब जांच शुरू होती है। जीरो FIR की सिफारिश जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा की गई थी। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, जीरो वैली भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट नेक्सस में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर या फिर श्रीलंका। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, भारत में सबसे पहले GST का प्रस्ताव किस समिति के द्वारा पेश किया गया था? रंगराजन कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी,
केलकर टास्क फोर्स, नचिकेत मोर समिति। सही जवाब है विकल्प सी यानी केलकर टास्क फोर्स। अगला प्रश्न था, हूल दिवस किस विद्रोह की याद में मनाया जाता है? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह या फिर पाबना विद्रोह? और सही जवाब है ऑप्शन बी संथाल विद्रोह। 1 से 5 जुलाई के बीच कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 86वें सत्र की बैठक आयोजित की जा रही है। ये बैठक FAO के रोम स्थित मुख्यालय में आयोजित हो रही है। इसमें भारत की तरफ से FSSAI के CEO ने हिस्सा लिया। बैठक में भारत ने कई मसालों जैसे छोटी इलायची और हल्दी के लिए एडवांस स्तर के मानक तैयार करने पर जोर दिया। देखिए, मसालों के लिए मानकों का निर्धारण बहुत अहमियत रखता है। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत अपने मसालों को दूसरे देशों को निर्यात भी करता है। इन मानकों से मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी आसानी होगी। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसे FAO और WHO ने मिलकर गठित किया है। इसका मकसद है कि खाद्य उत्पादों के व्यापार में फेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल हो, साथ ही जो उपभोक्ता इन खाद्य उत्पादों को कंज्यूम करते हैं उनके स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहें। इसका गठन 1963 में हुआ था। कमीशन की सालाना बैठक ऑल्टरनेट बेसिस पर रोम और जेनेवा में आयोजित की जाती है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है फूड कोड। कोडेक्स एलिमेंटेरियस में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार में खाद्य उत्पादों के लिए मानक निर्धारित किए जाते हैं। एक बात याद रखिए कि ये कोड बाइंडिंग नहीं है। मतलब ये कि कमीशन के सदस्यों को अपने नेशनल लॉज यानी राष्ट्रीय कानूनों में इन कोड्स को शामिल करने की कोई बाध्यता नहीं है, बल्कि वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। हालांकि इन कोड्स का इस्तेमाल खाद्य उत्पादों के विवाद में रेफरेंस के लिए किया जाता है। FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 के दिन। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। FAO यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि दुनिया भर में भूख को मिटाने के उपाय करती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भारत में क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के मकसद से एक PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाने की योजना बना रही है। इस स्कीम की सिफारिश नीति आयोग के द्वारा भी की गई है। साथ ही ये योजना बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स यानी BWMR 2022 के मुताबिक होगी। इन नियमों में 2026 से यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम बैटरीज की रिसाइकलिंग को अनिवार्य बनाया गया है। ये PLI स्कीम अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पर जोर दिया जाएगा। ई-वेस्ट रिसाइकलिंग को अर्बन माइनिंग भी कहते हैं। अर्बन माइनिंग को इस तरह से समझिए कि इसमें वेस्ट मटेरियल से क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, क्रोमियम और सिलिकॉन आदि हासिल किए जाते हैं। देखिए, आज आप जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को ये स्मार्टफोन खराब हो जाएगा, जिसे ई वेस्ट कहेंगे। लेकिन अगर इस स्मार्टफोन में इस्तेमाल किए गए मेटल्स को रिसाइकलिंग प्रोसेस में निकाल लिया जाए तो इसे कहेंगे अर्बन माइनिंग। भारत अभी तेजी के साथ सोलर, विंड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तकनीक पर इन्वेस्ट कर रहा है। कल को ये इंफ्रा ई वेस्ट में तब्दील होगा और अगर इसकी रिसाइकलिंग की व्यवस्था पर काम कर लिया जाए तो इन मिनरल्स के लिए नई माइंस की तलाश नहीं करनी होगी। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स यानी BWMR 2022 को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नोटिफाई किया है। इन रूल्स में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी EPR का प्रावधान किया गया है। EPR के मुताबिक लिथियम, निकल, कोबाल्ट और सीसा युक्त बैटरीज के उत्पादकों को वेस्ट बैटरीज को पर्यावरणीय तरीके से मैनेज करना होगा। EPR पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पर आधारित है। मतलब ये कि उत्पादकों को उनके उत्पादों के वेस्ट के निपटान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूके में रहने वाले एक टीनेजर दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिनके मिर्गी के अटैक पर नियंत्रण के लिए ब्रेन इम्प्लांट किया गया। ब्रेन इम्प्लांट में एक मेडिकल प्रोसीजर DBS, जिसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं, उसका इस्तेमाल हुआ। इसमें एक न्यूरो स्टिमुलेटर को ब्रेन में इम्प्लांट किया जाता है। इस डिवाइस के बारे में जानने से पहले हम समझते हैं कि आखिर ये मिर्गी की बीमारी है क्या। देखिए, मिर्गी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को हाथ पैरों में झटके, अस्थायी भ्रम और मांसपेशियों में अकड़न का अनुभव होता है। ये स्थिति ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से उत्पन्न होती है। 50% मामलों में इस बीमारी का कोई कारण समझ नहीं आता, लेकिन कुछ मामलों में सिर में चोट, ब्रेन में ट्यूमर, मेनिंजाइटिस जैसे कुछ संक्रमण या यहाँ तक कि जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी भी
मिर्गी का कारण बन सकती है। ये स्थिति इंसानों में एक्सीडेंट और गिरने के खतरे को बढ़ा सकती है। यहाँ पर एक और बात समझिए, मिर्गी के लिए डीबीएस यानी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इम्प्लांट कोई फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। पहले डॉक्टर्स मेडिसिन और कीटो डाइट से इलाज की कोशिश करते हैं। कीटो डाइट में फैट ज़्यादा और कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। जब ये उपाय काम नहीं करते तब सर्जरी जैसे प्रोसेस पर जाते हैं। आइए वापस डीबीएस पर लौटें। इसमें न्यूरो स्टिमुलेटर ब्रेन को लगातार सिग्नल भेजते रहता है, जिससे ब्रेन में मिर्गी वाले सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। डीबीएस का इस्तेमाल पार्किंसन समेत अन्य न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए भी किया जाता है। आपको बता दें, ब्रेन मानव शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। ह्यूमन ब्रेन को आप ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स की तरह समझिए। इसके सारे हिस्से एक साथ काम करते हैं, लेकिन हर हिस्से को कुछ विशेष काम सौंपा गया है। ह्यूमन ब्रेन के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। इन्हें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कहते हैं। ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, जो कि शरीर के कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। जानवरों में भी नर्वस सिस्टम पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधों में ये नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता। आप बताइए, पेड़ पौधे कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? भारत सरकार और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच एक $170 मिलियन के लोन को लेकर समझौता हुआ है। यह समझौता भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार और आपदा की तैयारी में मदद करेगा। समझौते को स्ट्रेंथेंड एंड मेजरेबल एक्शंस फॉर रेजिलिएंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ सिस्टम्स प्रोग्राम नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम के जरिए भारत सरकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे कई कार्यक्रमों को मदद मिलेगी। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, नेशनल वन हेल्थ मिशन जैसे कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य से जुड़े 3 एरियाज को टारगेट किया जाएगा। एक तो इसमें डिजीज सर्विलांस को मजबूत बनाया जाएगा। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए ह्यूमन रिसोर्स को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाएगा। एडीबी की बात करें तो एडीबी की स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा सहयोग में तेजी लाने के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। यह अपने सदस्यों एवं सहयोगियों को ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश के जरिए आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। एडीबी में वर्तमान में 68 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र से और 19 दुनिया के अन्य क्षेत्रों से हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस की मंडलियोंग सिटी में है। एडीबी का गठन 1966 में हुआ था। भारत एडीबी का फाउंडिंग मेंबर है। चलिए, अब टाइम हो गया है टर्म ऑफ द डे का। देखते हैं टर्म ऑफ द डे में आज क्या है। टर्म ऑफ द डे में बात करेंगे आज कंगारू कोर्ट की। देखिए, कंगारू कोर्ट ऐसी अदालत को कहते हैं जहां गैरकानूनी या असंवैधानिक तरीके से किसी को आरोपी मानकर सजा सुना दी जाती है। ऐसी अदालतों में फैसले किसी एक पक्ष की तरफ से लिए जाते हैं। इन अदालतों के फैसले बायस्ड होते हैं और अनफेयर होते हैं। ऐसे कोर्ट में सबूत नहीं, बल्कि लोगों के दबाव या भावनाओं के बहाव में फैसले सुनाए जाते हैं। 2011 में इन अदालतों को गैरकानूनी घोषित किया जा चुका है, फिर भी अब तक इन पर लगाम नहीं लग पाई है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम से कंगारू कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले खबरों में आते रहते हैं। मीडिया ट्रायल्स को भी कई बार कंगारू कोर्ट करार दिया जाता है। तालिबान कोर्ट्स, मॉब जस्टिस यानी भीड़ द्वारा न्याय, खाप पंचायतों और ड्रग कार्टेल्स के बीच प्रचलित कोर्ट्स कंगारू कोर्ट्स के ही एग्जाम्पल हैं। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित होता है? भारत और मंगोलिया, भारत और थाईलैंड, भारत और श्रीलंका या फिर भारत और दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का गठन FAO और WHO ने मिलकर किया है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस के कोड्स सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए देखें, पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, जीरो वैली भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड? सही जवाब है विकल्प बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न था, प्रोजेक्ट नेक्सस में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर या फिर श्रीलंका? और सही जवाब है विकल्प डी यानी श्रीलंका। बीते दिनों मोरक्को के अगादिर शहर में यूनेस्को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल्स का आयोजन हुआ। इस कॉन्फ्रेंस को यूनेस्को और मोरक्को ने मिलकर आयोजित किया था। इस दौरान यूनेस्को ने दुनिया भर में मिट्टी की बिगड़ती स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। यूनेस्को ने मिट्टी की स्थिति को लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं, उनसे जैव विविधता और इंसानी जीवन के लिए बड़े खतरे की तस्वीर सामने आती है।
यूनेस्को के मुताबिक 2050 तक पृथ्वी पर मौजूद 90% मिट्टी खराब हो जाएगी। ये तो भविष्य की बात हुई, वर्तमान में मिट्टी की कंडीशंस को लेकर कुछ आंकड़े देखिए। वर्ल्ड एटलस ऑफ डिजर्टिफिकेशन के मुताबिक दुनिया की 75% मिट्टी की गुणवत्ता खराब है। इसका असर 3.2 बिलियन लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। वर्ल्ड एटलस ऑफ डिजर्टिफिकेशन को UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा पब्लिश किया जाता है। मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता को लेकर यूनेस्को ने वर्ल्ड सॉयल हेल्थ इंडेक्स का सुझाव दिया है। ये इंडेक्स अलग अलग क्षेत्रों में मिट्टी की गुणवत्ता की तुलना करने में मदद करेगा। साथ ही मिट्टी को लेकर मानक भी निर्धारित किए जा सकेंगे। इसके अलावा यूनेस्को मिट्टी के मैनेजमेंट को लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत मिट्टी को कंजर्व करने की कुछ प्रैक्टिसेस डेवलप की जाएंगी, जिन्हें बाद में दुनिया के अन्य हिस्सों में लागू किया जा सकेगा। हम लगातार मिट्टी की खराब गुणवत्ता या सॉयल डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। क्या मतलब होता है इस बात का? देखिए, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे मिट्टी में ही उगते हैं, क्योंकि मिट्टी में कुछ भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण होते हैं। लेकिन जब सॉयल इरोजन यानी मृदा अपरदन के चलते मिट्टी की टॉप सॉयल यानी ऊपरी परत में से उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, तो इसे सॉयल डिग्रेडेशन कहा जाता है। मृदा अपरदन की वजह प्राकृतिक हो सकती है और मानव निर्मित, दोनों होती है। जैसे अगर हवा या पानी के चलते मृदा अपरदन हुआ तो प्राकृतिक कारण होगा, लेकिन अगर इंसानों द्वारा पेड़ काटने के चलते मृदा का अपरदन हुआ तो ये मानव निर्मित कारण होगा। मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता का सबसे खराब रिजल्ट होता है कि ये भूमि को मरुस्थल में तब्दील कर देता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए 1994 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी UNCCD को लाया गया था। इसका मकसद सुरक्षित भविष्य के लिए मिट्टी की सुरक्षा करना था। UNCCD मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी तौर पर बाध्यकारी फ्रेमवर्क है। इसमें 197 पार्टीज शामिल हैं। इनमें से 196 देश हैं और एक संस्था है EU। अपना भारत भी इस संधि में शामिल है। इसी के साथ अलाइन होकर भारत ने नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन लॉन्च किया था। आपको बता दें कि यूनेस्को से मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना को बढ़ावा देने का काम करती है और यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चल रहे हैं। 5 जुलाई को 2 उम्मीदवारों के बीच रन ऑफ होना है। गौरतलब है कि मई 2024 में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत एक प्लेन क्रैश में हो गई थी। इस खबर को मैंने News@9 में कवर भी किया था। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति चुनावों के लिए मैदान में कई उम्मीदवार थे, जिनमें से 2 के बीच अब अगले चरण में मुकाबला होगा। ईरान के गृह मंत्रालय के मुताबिक मतदान में किसी एक उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट न मिल पाने के कारण अब दूसरे चरण का मतदान होगा, यानी रन ऑफ कराया जाएगा। ईरान में अगर चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50% से कम वोट मिलते हैं तो चुनाव का दूसरा चरण आयोजित किया जाता है। दूसरे चरण के चुनाव में 2 उम्मीदवार सुधारवादी यानी रिफॉर्मिस्ट नेता मसूद पेजेश्कियान और कंजर्वेटिव नेता सईद जलीली आमने सामने हैं। रिफॉर्मिस्ट और कंजर्वेटिव ये 2 शब्द ईरान की राजनीति में बड़ी भूमिका रखते हैं। कंजर्वेटिव को पश्चिमी मीडिया हार्डलाइनर भी कहती है। इन दोनों शब्दों में विचारधारा का अंतर है। देखिए, रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी के नेता पश्चिम के देशों को ईरान का दुश्मन नहीं मानते, जैसे कि मसूद पेजेश्कियान ईरान की मोरल पुलिस द्वारा महिलाओं के कपड़ों को लेकर की जाने वाली कार्रवाई को अनैतिक मानते हैं। मसूद पेजेश्कियान पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध बेहतर करने पर जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए पश्चिम के साथ संबंध बेहतर होने चाहिए। दूसरी तरफ हार्डलाइनर आइडियोलॉजी के नेता सईद जलीली पश्चिमी मुल्कों के आगे घुटने न टेकने के लिए जाने जाते हैं। इस आइडियोलॉजी के कोर में पश्चिमी देशों का विरोध शामिल होता है। जलीली रूस और चीन के साथ करीबी संबंधों के भी हिमायती हैं। सईद जलीली सुप्रीम लीडर के साथ भी नजदीकी संबंध रखते हैं। देखिए, भले ही ईरान में राष्ट्रपति के पद पर कोई भी काबिज हो, यहाँ की राजनीति में असली ताकत सुप्रीम लीडर के पास है। सुप्रीम लीडर के बाद राष्ट्रपति ईरान के दूसरे सर्वोच्च पद के अधिकारी हैं। राष्ट्रपति को नागरिकों द्वारा 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। संसद में शपथ लेने से पहले राष्ट्रपति को सुप्रीम लीडर की आधिकारिक स्वीकृति हासिल करने की जरूरत होती है। ईरान में राष्ट्रपति सरकार के रोजाना के कामकाज के लिए जिम्मेदार होता है। घरेलू नीति और विदेश नीति के मामलों पर भी राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। वहीं सुप्रीम लीडर शिया इस्लामी धर्मशास्त्र में विलायते फकीह के नाम से जाना जाता है।
सुप्रीम लीडर ही ईरान में अंतिम शासक होता है और देश से संबंधित सभी प्रमुख निर्णय लेने का अंतिम अधिकार उसी को होता है। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में सुप्रीम लीडर पद की व्यवस्था की गई थी। सुप्रीम लीडर ही ईरान का प्रमुख और कमांडर इन चीफ होता है। सुप्रीम लीडर बनने की पहली शर्त है कि सिर्फ पुरुष ही इस पद पर आसीन हो सकता है। ईरान में जिस प्रकार का इस्लामी कानून है उसके अनुसार सुप्रीम लीडर के पद पर केवल एक उच्च रैंक वाला शिया धर्मशास्त्री ही बैठ सकता है। वर्तमान सुप्रीम लीडर अली खामनेई हैं। 1989 से सत्ता में हैं। वे न केवल सभी राजनीतिक मुद्दों पर फैसला करते हैं बल्कि सेना, न्यायपालिका, संरक्षक परिषद यानी गार्डियन काउंसिल और राज्य मीडिया को भी वही निर्देशित करते हैं। इसके अलावा उन्हें सीधे सरकार और न्यायपालिका के काम में भी दखल करने का अधिकार है। यहाँ एक और बात समझ लीजिए कि ईरान में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति के पद तक नहीं पहुंची है। इसके पीछे भी सुप्रीम लीडर की पावर काम करती है। ईरान में कौन चुनाव लड़ेगा या कौन नहीं लड़ेगा इसका फैसला गार्डियन काउंसिल करती है। तो जो भी महिलाएं राष्ट्रपति पद के लिए अपना दावेदारी पेश करती हैं उन्हें गार्डियन काउंसिल पहले ही खारिज कर देती है। तीन से 4 जुलाई के बीच SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सालाना सम्मेलन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित हुआ। इस मौके पर भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल हुए। सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न शामिल होने के चलते मीडिया हाउसेज के बीच कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इनमें से एक अनुमान है कि शायद भारत चीन की उपस्थिति वाले इस फोरम को अहमियत नहीं दे रहा। साथ ही इससे जाहिर हो रहा है कि भारत SCO को कम महत्व दे रहा है। बीते साल SCO का सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में ही आयोजित हुआ था, लेकिन तब भी लास्ट मोमेंट पर इस सम्मेलन को वर्चुअली आयोजित करने की बात कही गई थी। तब भी ये कयास लगाए गए थे कि शायद भारतीय नेतृत्व चीन के नेताओं से सीधे तौर पर मुलाकात नहीं चाहता। इन कयासों के विपरीत भारतीय प्रधानमंत्री की स्पीच को विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा सम्मेलन में पेश किया गया। इसमें SCO को भारतीय विदेश नीति में अहम करार दिया गया। साथ ही SCO को सिद्धांतों पर आधारित संस्था बताया गया। इस मौके पर भारत ने ईरान को बधाई दी। दरअसल ईरान बीते साल ही भारत की अध्यक्षता में SCO का पूर्ण सदस्य बना है। इस सम्मेलन में ईरान ने बतौर पूर्ण सदस्य पहली बार हिस्सा लिया था। साथ ही बेलारूस को भी भारत ने बधाई दी। अस्ताना में आयोजित हुए सम्मेलन में बेलारूस SCO का 10वां सदस्य बना है। देखिए, SCO को वैसे भी एंटी वेस्ट माना जाता है। ईरान और बेलारूस को इसमें फुल मेंबर बनाए जाने से अब ये इमेज और भी पुख्ता हो गई है। आपको बता दें, SCO एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई थी। इसका सचिवालय है बीजिंग में। SCO का ही एक अन्य महत्वपूर्ण निकाय है कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स, जो कि ताशकंद, उज्बेकिस्तान में स्थित है। इसका मकसद सदस्यों के मध्य आपसी विश्वास को मजबूत करना है। साथ ही ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों पर सहयोग विकसित करना है। इस सम्मेलन के बाद बेलारूस समेत इसमें कुल 10 सदस्य हो गए हैं। इनमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों को इसकी सदस्यता जून 2017 में हासिल हुई थी। 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की 122वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वामी विवेकानंद भारत के प्रसिद्ध फिलोसफर, महान संत और धार्मिक गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके जयंती के मौके पर भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के मकसद से उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि परमहंस मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने नहीं। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक संगठन था, लेकिन इसने अन्य धर्मों को भी महान बताया। इसने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। इसके मुताबिक मूर्ति पूजा उपासना का सरल तरीका है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में लोगों को बताया कि वेदांत केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि सभी मनुष्यों का धर्म है।
इस मौके पर उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत मेरे भाइयों और बहनों के नाम से की थी, जो कि काफी प्रसिद्ध हुई थी। उन्होंने पश्चिमी दुनिया का भारत के वेदांत और योग दर्शन से परिचय कराया। उनकी प्रमुख किताबों में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग शामिल है। आइए अब समय हो गया है आज के टर्म ऑफ द डे का, और टर्म ऑफ द डे में आज है आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी ओडीआई। देखिए, आउटगोइंग एफडीआई के लिए ओडीआई एक बेसिक टर्म है। एफडीआई दो तरह से काम करती है, इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट अब भारतीय कंपनी टाटा में निवेश कर ले तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इसका एग्जाम्पल होगा। वहीं अगर भारतीय कंपनी टाटा अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट में निवेश करे तो इसे कहेंगे आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इसका एग्जाम्पल है। आइए अब समय है बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखने का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी तौर पर बाध्यकारी फ्रेमवर्क है। और दूसरा कथन है, भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ में किसे 10वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है? ईरान, भारत, बेलारूस या फिर पाकिस्तान? आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित होता है? भारत और मंगोलिया, भारत और थाईलैंड, भारत और श्रीलंका या फिर भारत और दक्षिण अफ्रीका? और सही जवाब है विकल्प ए, भारत और मंगोलिया। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का गठन एफएओ और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर किया है। और दूसरा कथन था, कोडेक्स एलिमेंटेरियस के कोड सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल एक। भारत में हुए आम चुनाव के बाद यूनाइटेड किंगडम में भी आम चुनाव आयोजित हुए, लेकिन यहां पर 14 साल बाद सत्ता में परिवर्तन देखने को मिला है। यूके में 14 साल से सत्ता में काबिज कंजर्वेटिव पार्टी को जनता ने बेदखल कर दिया है और अब लेबर पार्टी के नेता कियर स्टारमर यूके के अगले प्रधानमंत्री होंगे। कंजर्वेटिव पार्टी की हार की मुख्य वजह यूके में महंगी होती लिविंग कॉस्ट और आर्थिक स्तर पर पेश आ रही तमाम समस्याओं को बताया जा रहा है। इससे पहले यूके के प्रधानमंत्री पद पर ऋषि सुनक काबिज थे। उन्होंने एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स आने के बाद ही इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी की हार की जिम्मेदारी भी ली। यूके की संसद में भी भारत की तरह 2 सदन होते हैं। लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सीट्स हैं। 650 सीट्स वाले इस सदन में किसी पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने के लिए 326 सीट्स की जरूरत होती है। एक बात यहां नोट करिए कि ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स से मिलकर बना है। वहीं जब ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। अभी जो आम चुनाव आयोजित हुए हैं वो पूरे यूके पर लागू होते हैं। यूके में सत्ता का बदलाव भारत में भी असर डालेगा। दरअसल भारत और यूके के बीच लंबे वक्त से एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। अभी तक कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी, लेकिन अब लेबर पार्टी सत्ता में आ गई है, तो एफटीए को लेकर भी डायनेमिक्स बदलेंगे, जिससे समझौते को फाइनल होने में अभी देरी होगी। नीति आयोग ने एक संपूर्णता अभियान लॉन्च किया है। 3 महीने तक चलने वाला ये कैंपेन इस साल के सितंबर तक चलेगा। इसका मकसद है 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स यानी आकांक्षी जिलों और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स यानी आकांक्षी ब्लॉक्स में सैचुरेशन यानी संपूर्णता हासिल करने पर फोकस करना। इस कैंपेन्स की थीम्स में स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक विकास, शिक्षा और कृषि जैसे विषय शामिल हैं। कैंपेन के दौरान ग्राम सभा, नुक्कड़ नाटक, पौष्टिक आहार मेला, हेल्थ कैंपस, आईसीडीएस कैंपस, जागरूकता रैली, एग्जीबिशन, पोस्टर मेकिंग जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। इस अभियान में 6 KPIs हैं। KPIs का मतलब हुआ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आकांक्षी ब्लॉक्स के लिए 6 इंडिकेटर्स निर्धारित किए गए हैं। इनमें पहला है, पहली त्रैमासिक अवधि के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल के लिए रजिस्टर्ड गर्भवती महिलाओं का परसेंटेज। दूसरा है, ब्लॉक में टारगेटेड जनसंख्या के मुकाबले डायबिटीज की जांच कराने वाले व्यक्तियों का परसेंटेज। तीसरा है, ब्लॉक में टारगेटेड जनसंख्या के मुकाबले हाई ब्लड प्रेशर के लिए जांचे गए व्यक्तियों के प्रतिशत। वहीं चौथा, ICDS कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं के प्रतिशत पर जोर देता है। पांचवा इंडिकेटर सॉयल हेल्थ सैंपल के मुकाबले सृजित मृदा स्वास्थ्य कार्डों के प्रतिशत से जुड़ा है। और छठा, ब्लॉक में कुल SHG
यानी स्वयं सहायता समूहों के मुकाबले रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों का प्रतिशत है। ये तो ब्लॉक्स के लिए निर्धारित केपीआईज हैं। आकांक्षी जिलों के लिए अलग केपीआईज भी निर्धारित किए गए हैं। पहला है पहली त्रैमासिक अवधि के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत। दूसरा, आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं के प्रतिशत से जुड़ा है। तीसरा इंडिकेटर 9 से 11 महीने की पूर्णतः प्रतिरक्षित यानी इम्यूनाइज्ड बच्चों का प्रतिशत दर्शाता है। चौथा, वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या से जुड़ा इंडिकेटर है। और पांचवा, माध्यमिक स्तर पर फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा वाले विद्यालयों का प्रतिशत बताता है। अंत में है छठा, जो कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 महीने के भीतर बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत है। देखिए, भले ही ये केपीआईज आपको एग्जैक्टली याद न हो, मुश्किल है याद करना, लेकिन कुछ कीवर्ड्स आप याद रखिए, जैसे सॉयल हेल्थ कार्ड, ब्लड प्रेशर, प्रेग्नेंट वीमेन की प्रसव पूर्व देखभाल, डायबिटीज इत्यादि। आपको बता दें कि भारत सरकार ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम लॉन्च किया था। इसका मकसद देश भर के 112 जिलों में तेजी से और प्रभावी परिवर्तन लाना था। वहीं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद देश के 500 ब्लॉक्स में जरूरी सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का पालन करना अनिवार्य हो गया है। देखिए, इस मसले पर सरकार ने मार्च 2024 में एक नोटिस जारी किया था। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने ये नोटिस जारी किया था, जिसके मुताबिक किचन में यूज होने वाले स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों पर ISI मार्क अनिवार्य होगा। अब BIS ने किचन में इस्तेमाल होने वाले इन बर्तनों के लिए बेंचमार्क निर्धारित किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। BIS के मानकों के मुताबिक बर्तनों के मटेरियल, शेप, फिनिश और परफॉर्मेंस का ध्यान रखना होगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो कि कई धातुओं से मिलकर बनी होती है। स्टेनलेस स्टील को लोहा, निकल, क्रोमियम से तैयार किया जाता है। क्रोमियम इसे जंगरोधी यानी रस्ट रेजिस्टेंट बनाता है। मिश्र धातु या एलॉय का मेथड किसी भी धातु के गुणों को बदलने की क्षमता रखता है। जैसे कि लोहा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली धातु है, लेकिन इसे इसके प्योर फॉर्म में न इस्तेमाल करके मिश्र धातु के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। वहीं एल्यूमिनियम धातु बॉक्साइट नाम के खनिज से हासिल किया जाता है। BIS को BIS एक्ट 1986 के तहत गठित किया गया था। इसे 1947 में गठित इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन के काम सौंपे गए थे। वर्तमान में BIS एक्ट 2016 के प्रावधानों के तहत काम करता है। इसका मकसद वस्तुओं का मानकीकरण और गुणवत्ता का सर्टिफिकेट देना है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज में इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क इन्फ्लेमेन को लॉन्च किया है। ये एक वर्चुअल नोड है जिसका मकसद मेटाबॉलिक लिवर डिजीज को रोकना और इलाज करना है। इन्फ्लेमेन का मुख्य मकसद मेटाबॉलिक लिवर डिसऑर्डर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जैसे मुद्दों को डील करना है। फैटी लिवर शरीर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इस नेटवर्क के जरिए भारत और फ्रांस के विशेषज्ञ मिलकर काम करेंगे। इस मौके पर भारत में इस तरह की पहल की अहमियत बताई गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक करीब हर 3 में से 1 भारतीय फैटी लिवर का शिकार है। साथ ही भारत और फ्रांस दोनों ही नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और ALD यानी अल्कोहलिक लिवर डिजीज का बर्डन झेल रहे हैं। ये दोनों ही कंडीशन आगे चलकर लिवर में स्टेटोसिस, स्टेटोहेपेटाइटिस और सिरोसिस के लिए जिम्मेदार बनती हैं। आपको बता दें कि लीवर, जिसे यकृत भी कहा जाता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे पेट के राइट साइड पर मौजूद लिवर शरीर का बहुत ज़रूरी अंग है। खाना पचाने से लेकर बाइल यानी पित्त बनाने जैसे ज़रूरी कामों को ये हमारे शरीर के अंदर करता है। बाइल जूस हमारी बॉडी में 2 बेहद ज़रूरी काम करता है। इनमें से एक है फैट यानी वसा का पाचन और दूसरा है ब्लड से अवशिष्ट यानी वेस्ट को बाहर निकालना। विज्ञान के हिसाब से अगर शरीर के अंदर मौजूद लिवर काम करना बंद कर दे तो इंसान की मौत हो जाती है। आइए अब समय है आज के टर्म ऑफ द डे का, और आज के टर्म ऑफ द डे में है डार्क पैटर्न्स। डार्क पैटर्न्स को डिसेप्टिव पैटर्न्स भी कहा जाता है। यह शब्द उस स्थिति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें ऐप या वेबसाइट के द्वारा यूजर्स को उन चीजों को करने के लिए तैयार किया जाता है जो दरअसल वो करना नहीं चाहते।
इसे ऐसे समझिए, कई बार किसी वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो उस पर आ रहे ऐड को आप हटाना चाहते हैं, लेकिन क्रॉस का साइन ही नहीं दिखेगा। फिर आप जब उस क्रॉस को क्लिक करते हैं तो वो इतना कम विजिबल होता है कि पूरा ऐड ही ओपन हो जाता है। अब आप वो ऐड देखना चाहते थे या नहीं, लेकिन आपकी स्क्रीन पर ऐड दिखाने का काम डार्क पैटर्न्स के जरिए कर दिया गया है। ऐसे ही कुछ वेबसाइट्स कुकीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बड़े साइज में ऑप्शंस देती हैं, लेकिन रिजेक्ट करने का ऑप्शन इतनी आसानी से नहीं मिलता। डार्क पैटर्न्स में कई तरीकों का इस्तेमाल करके यूज़र के व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। कई बार इंस्टा और फेसबुक जैसे ऐप पर्सनलाइज्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके यूज़र से उनके डेटा का कंसेंट लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस शब्द को 2010 में लंदन के एक यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हैरी ब्रिगनल ने कॉइन किया था। चलिए अब बारी है बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखने की, और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा संपूर्णता अभियान लॉन्च किया गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नीति आयोग, कोल इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? अगला प्रश्न है, कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स का निर्माण भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? फ्रांस, रूस, USA या फिर इजराइल? आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी तौर पर बाध्यकारी फ्रेमवर्क है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। सही कथनों को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल एक। अगला प्रश्न है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में किसे 10वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है? ईरान, भारत, बेलारूस, पाकिस्तान? सही जवाब है विकल्प सी।